आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है क्लास 9th की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर से हटके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर में भी वो चीज़ें दी हुई हैं, बट वो इतना शॉर्ट में दी हुई हैं कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो एक्सेप्ट सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, बाकी बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर वो चीज़ें डिटेल में दी होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और वो है द रीजन्स बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वी कैन कैटेगराइज द रीजन्स इन सोशियो कल्चर रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये तीनों रीजन, सोशियो कल्चर रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स और आर इंटरकनेक्टेड एंड these all leads to the फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस तरीके से ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल कॉजेज़। तो आप देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर जो अनरेस्ट वाली फीलिंग होती है, जो भी अनरेस्ट होता है, तो उसको अगर आपको पता लगाना है तो आप उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स वर नोन एज एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एस्टेट की। इनका जो सोशल स्टेटस है उसकी जानकारी के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कैसे इनके सोशल स्टेटस की वजह से फ्रांस के लोगों में एक अनरेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। अब फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन था? चर्च, या हम कह सकते हैं द प्रीस्ट। तो जितने भी चर्च से रिलेटेड ऑफिसर्स थे सबके सब फर्स्ट कैटेगरी में आते थे, फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे। अब यहाँ पे चर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए आप भी। चर्च का काम क्या होता है, टेम्पल का काम क्या होता है, गुरुद्वारे का काम क्या होता है, हम सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसा अनयूजुअल हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज ए टैक्स नॉन एज टिथ। टिथ क्या था? जितना भी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था फ्रांस में स्पेसिफिक एरियाज़ में, उसका 1/10% इन लोगों को इन फॉर्म ऑफ टैक्स चर्च को देना पड़ता था। अब आप सोचिए कितना अनयूजुअल, हाईली अनयूजुअल थिंग है। आप तिरुपति में रहते हैं, पुरी में रहते हैं, या फिर सोमनाथ में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, अजमेर में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, क्या कहीं ऐसा होता है? आप इमेजिन करके देखो, आज की बात नहीं, 500 साल पहले भी। बट टैक्स कौन लगाता है? हु इम्पोज द टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़? ओनली गवर्नमेंट। पहले कौन गवर्नमेंट होती थी? किंग होता था। बट अनयूजुअली यहाँ पे क्या था, किंग ने ये पावर दे रखी थी चर्च को कि वो अपने खर्चे निकालने के लिए लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं। फिर देखिए, चर्च ऑन लार्ज लैंड बट डिड नॉट पे टैक्स। कितनी कमाल की चीज़ है। बड़े बड़े ज़मीन के प्लॉट्स इनके पास थे, ये खुद टैक्स नहीं देते थे बट लोगों पे ये टैक्स इम्पोज करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचिए आपके आसपास का कोई फेमस मंदिर है, अगर आपको साल में कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपकी इनकम में से टैक्स देना पड़े, और फिर आपको ये पता है कि टैक्स कि वो पर्टिकुलर टेम्पल या फिर पर्टिकुलर गुरुद्वारा या चर्च, उसकी खुद की भी इनकम हो रही है अपने सोर्सेज से, बट वो खुद टैक्स नहीं देता है। तो कितनी अजीब चीज़ है। तो ये चीज़ एक लॉन्गर टाइम पीरियड में डेफिनेटली एक अनरेस्ट वाली फीलिंग आपके अंदर पैदा करेगी। अब चर्च के स्ट्रक्चर क्या था? सबसे ऊपर थे पॉप, जो वेटिकन सिटी में रहते थे। फिर वो बिशप्स को अपॉइंट करते थे और फिर आपके चर्च के प्रीस्ट होते थे। अब ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग ये करप्ट थे, ठीक। स्पेशली जो प्रीस्ट थे, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट ऐसे थे जो बहुत गरीबी में जी रहे थे और बहुत ईमानदार थे। लेकिन होता ये है कि कुछ ताकतवर गलत लोग बड़ी संख्या में ईमानदार लोगों को भी ईजिली दबा देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो थोड़े से अंदर से डरे सहमे रहते हैं, इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप ओनली ए हैंडफुल ऑफ करप्ट पीपल कैन इन्फ्लुएंस द होल सोसाइटी। तो ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं बट कुछ लोग होते हैं। पॉप का स्टेटस देखिए यहाँ पे क्या है। पॉप का स्टेटस ये था कि पूरे यूरोप में जितने भी किंग थे उनके घर में कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता था, शादी हो रही है, पॉप से परमिशन लेनी है, किंग बनाना है किसी को, पॉप से परमिशन लेनी है, कोई भी चीज़ होती थी पॉप से परमिशन ली जाती थी। अब पॉप इतनी बड़ी हस्ती कैसे बन गए? उसका रीज़न था कि ये सारे के सारे यूरोपियन किंग्स, ठीक है, ये शो करना चाहते थे कि
वो हाईली रिलीजियस हैं, और सबसे बड़ी रिलीजियस फिगर तो पॉप है। तो जब आप उनको ऐसे रिस्पेक्ट देंगे, हर चीज़ से पहले उनकी एडवाइस लेंगे, उनकी परमिशन लेंगे। अच्छा, ये परमिशन सिर्फ फॉर्मल होती थी, ऐसा नहीं है कि पॉप मना कर देगा तो वो लोग नहीं करेंगे, बट वो ऐसा करते नहीं थे। तो एक तरीके से क्या था भाई, वो पॉप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और पॉप लोगों के सामने उन राजाओं की बड़ाई कर देता था, उनको भगवान का बेटा कह देता था, उनका दूत कह देता था। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये कि आपकी अथॉरिटी जो है ना, तो इन्फ्लुएंस है ओवर द पीपल, ओवर योर सब्जेक्ट्स, वो और स्ट्रांग हो जाता है। लोग आपकी बातों को और रिस्पेक्ट देने शुरू कर देंगे। देखो कितना अच्छा राजा है, किसी भी चीज़ को करता है, रिलीजियस वर्क को करता है तो पहले पॉप से परमिशन ले रहा है या फिर उनको इंटीमेट कर रहा है। फिर पॉप जब आपकी बड़ाई करेगा तो लोगों की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी कि देखो कितना अच्छा ये किंग है हमारा, कितना अच्छा राजा है, कि पॉप भी इसकी बड़ाई कर रहा है। भाई पॉप ये तो धर्मात्मा आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे को, जो पॉप था और यूरोपियन जो किंग्स थे, वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे अपवर्ड साइड में, कि भाई आप, हम आपको मेंटेन रखते हैं आपका स्टेटस, आप हमारा स्टेटस मेंटेन रखें। तो इस वजह से फेस स्टेट को लेके लोग हाईली कॉशियस थे और उनके दिलो दिमाग में गुस्सा भी था। अब बात करते हैं सेकंड स्टेट की। भाई सेकंड स्टेट में कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स, ऑफिसर्स एंड नॉबल्स, जो राजघराने के लोग थे वो सेकंड स्टेट के मेंबर थे। हेल्ड हाईएस्ट ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट, ये वो लोग थे जिनको बड़ी बड़ी पोस्ट पे रखा जाता था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर, और इनको एनलाइटमेंट या फिर लोगों के अवेकनिंग रिलेटेड आइडिया से कोई मतलब नहीं था। इनको कोई मतलब नहीं था कि लोगों में अवेयरनेस आए। एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इनको कोई मतलब नहीं था कि लोगों को आत्मज्ञान की, देखो आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो सामने वाले को, ये वही इंसान सोच सकता है जिस जो कमज़ोर होता है, जिसको पता है कि वो कुछ अनफेयर कर रहा है। क्योंकि सामने वाले को अगर एनलाइटमेंट हो गया, अवेयरनेस आ गई, तो वो तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वेशन के अंदर होगा ये कि आपकी गलत चीज़ों को भी वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा, आपसे सवाल पूछेगा। तो दे सिंपली डिसरिगार्ड और एनलाइटमेंट रिलेटेड आइडियाज़ अकाउंटेड फॉर जस्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, नंबर वाइज जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट है ये बहुत कम थे, ऑन 20%, ये यहाँ पे गलत लिखा है, 20% नहीं था, 60 to 70% था। ये लोग बहुत ज़्यादा लैंड को कैप्चर करके बैठे थे, ज़्यादातर लैंड इनके पास ही थी, बट टैक्सेस ये लोग पे नहीं करते थे, ऑलमोस्ट नो टैक्सेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है, ये दोनों ही टैक्सेस पे नहीं करते। फर्स्ट स्टेट तो बिल्कुल नहीं करता, और मैक्सिमम सेकंड स्टेट भी नहीं करता है। तो मैक्सिमम रिसोर्सेज तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के पास है, और टैक्स किससे लिया जा रहा है, थर्ड स्टेट से। तो इस चीज़ ने भी क्या है, लोगों के दिलो दिमाग पे एक इमेज क्रिएट कर दी। और ये जो सेकंड स्टेट था, सेकंड स्टेट, भाई इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी बाय बर्थ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स थे, कस्टम्स थे, जिनमें हाईली रिस्ट्रिक्शंस थी बाकी लोगों के लिए। आप स्पेशल कपड़े नहीं पहन सकते, आप सोर्ड अपने साथ में तलवार नहीं रख सकते, आप स्पेशल टाइप ऑफ कैप नहीं पहन सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिजर्व थी ओनली फॉर द सेकेंड स्टेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हो तो ही आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर आप थर्ड स्टेट में पैदा हुए हो, मतलब कॉमन लोग हो, आप कितने भी पैसा क्यों ना कमाए हो, देखो थर्ड स्टेट में गरीब लोग नहीं थे सिर्फ, ठीक है, नॉट ओनली पुअर, नॉट ओनली पुअर, इसमें अमीर लोग भी थे। लेकिन कमाल की चीज़ ये थी कि अमीर होते हुए भी उनको वो सारी चीज़ें इन्जॉय करने का राइट नहीं था जो सेकंड स्टेट को था। तो ये भी एक बड़ा सोशल कॉज था। अब देखते हैं थर्ड स्टेट। भाई मैक्सिमम लोग थर्ड स्टेट में आते थे, गरीब, अमीर, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, कारपेंटर्स, ये सब के सब आते थे, फार्मर्स। अब थर्ड स्टेट के बारे में हम देखते हैं, थर्ड स्टेट में कौन कौन है। भाई सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास थी, द बर्गेज, इसको हिंदी में बुजुर्ग वर्ग कहते हैं या कैपिटल क्लास कहते हैं। कैपिटल क्लास जो बिजनेस क्लास थी वो थे ये लोग, ठीक। ये वेल एजुकेटेड थे, और ये एनलाइटमेंट या अवेकनिंग रिलेटेड आइडियाज़ या अवेयरनेस रिलेटेड आइडियाज़ में हाईली फेथ रखते थे। ये लोग मैक्सिमम टैक्स यही पे करते थे क्योंकि इनकी इनकम बहुत हाई थी। लेकिन आप सोचो, पैसे आप पूरे दे रहे हो, प्रिविलेज आपको कुछ है नहीं। अगर आप मूवी देखने जाते हो इन सिनेमा हॉल, आप सबसे महंगी टिकट लेते हो, और फिर भी आपको स्क्रीन के जस्ट सामने बैठा दें तो आप कहोगे यार ये क्या मजाक लगा रखा है, टिकट के पैसे मैं दे रहा हूँ। और फिर जिन लोगों ने टिकट के पैसे पे नहीं किए उनको बालकनी की टिकट मिल जाए,
तो आपके लिए बहुत ही मतलब ये फ्रस्ट्रेटिंग होगी, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होती जाए तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन के कहने ही क्या। तो ये वो लोग बहुत हाई टैक्स पे करते थे, लेकिन फिर भी इनके पास फैसिलिटीज़ नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर देखिए वर्कर्स, वर्कर्स भी फ्रेंच पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा थे, स्पेशली इन द सिटी एरिया। इसमें कौन कौन थे भाई, जितने भी टाइप के वर्कर्स आपको याद आते हैं आज के टाइम में, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट उसी टाइम में थे। चाहे वो कारपेंटर हों, लेबरर हों, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हों, इनकी सैलरी तो बहुत कम होती थी, अनलाइक द प्रीवियस थर्ड स्टेट क्लास। बट टैक्स ये भी हाई पे कर रहे हैं, इनकी कंडीशन और भी ख़राब है। ठीक है, देखो ये जो थे वेल एजुकेटेड क्लास थी, ये लोग एटलीस्ट पैसे वाले तो थे, तब टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन ये जो ट्रेडर्स की क्लास है, वर्कर्स की क्लास है, ये तो इनके तो वेजेस ही बहुत लो हैं। तो भाई इनके दिमाग में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था। फिर देखिए हमारे प्यारे फार्मर्स, भी फार्मर्स की कंडीशन हमेशा से पूरी दुनिया में ऐसी ही रही है। ये लार्जेस्ट ग्रुप था फ्रांस का विद इन द थर्ड स्टेट। 80% थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो फार्मर्स थे। पेड अबाउट हाफ देयर इनकम इन ड्यूज टू नोबल्स, टिज टू चर्च एंड टैक्सेस टू द किंग्स एजेंट्स। अब ये वो लोग थे जिनको मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बना के भी बहुत सारे लोग लूट लेते थे इजीली। भाई टैक्स तो ये पे कर ही रहे हैं, टैक्स पे उसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा नोबल लोग जो आते हैं वो डरा धमका के पैसा ले लेते हैं, चर्च इन पे डरा धमका के टैक्स लगा देता है। तो ये चीज़ें भी इनको फेस करनी पड़ रही थी। तो इन सब ने क्या किया, रिसेंटेड द क्लर्जी एंड द नोबल्स फॉर देयर प्रिविलेजेस एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। और जो फार्मर्स थे, कितनी बड़ी देखो विडंबना है, कितनी बड़ी आयरनी है इस चीज़ के अंदर, कि जो क्लास आपको खाने के लिए अनाज पैदा करके दे रही है, सबसे बुरी कंडीशन फार्मर्स की थी। फ्रांस में भी सबसे बुरी कंडीशन, बिकॉज किसी साल फसल ख़राब हो रही है, किसी साल अच्छी हो रही है। वर्क एटलीस्ट वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे वर्क मिल जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन। बट फार्मर्स का तो सीन ही अलग है। तो फार्मर्स के साथ में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फार्मर्स की इनकम कंपेरेटिवली सबसे लो थी, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे ये, सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी फ्रॉम द इनकम साइड, और टैक्सेस सेम थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो थर्ड स्टेट है उसकी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट है, कि सोर्स ऑफ इनकम कम भी हैं किसी के पास ज़्यादा है, बट टैक्सेस बहुत हाई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। चर्च भी टैक्स लगा रहा है, किंग टैक्स लगा रहा है, नोबल्स टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सारी परफेक्ट कंडीशन बन जाती हैं कि सबके सब लोग आपसे गुस्सा होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कल्चरल कॉजेज़।